इस वीडियो में आप जावा कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़िएगा। कंस्ट्रक्टर एक तरह का स्पेशल मेथड होता है। जब हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक करता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। कंस्ट्रक्टर का यूज मेनली हम लोग फील्ड को इनिशियलाइज करने में करते हैं। पहले हम लोग किसी भी फील्ड को, पहले जब एग्जांपल जो सब हम लोग देखे हैं जिसमें कंस्ट्रक्टर यूज नहीं हो रहा था, उसमें हम लोग किसी भी फील्ड को इनिशियलाइज करने के लिए उसके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर ऑब्जेक्ट का नाम देते हुए डॉट, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और उसके फील्ड का नाम, और फिर उसमें हम लोग जो भी वैल्यू रखना रहता था रखते थे। अभी आप अपने स्क्रीन पे एक पुराना अप्रोच का एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं हुआ है। यहाँ आप देखिए, हम एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं ई, और इस ई डॉट EMP नंबर करके हम इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसी तरह ई डॉट नेम में वैल्यू रख रहे हैं, ई डॉट एड्रेस में वैल्यू रख रहे हैं, उसी तरह ई डॉट सैलरी में वैल्यू रख रहे हैं। और ये एम्प्लॉय क्या है, तो एक यहाँ पे क्लास है एम्प्लॉय, जिसके अंदर में ये 4 फील्ड है और एक यहाँ पे मेथड है। तो इस क्लास का जो फील्ड है, एम्प्लॉय क्लास का जो फील्ड है, उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम उसके ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके यूज कर रहे हैं। ये मेरा पुराना अप्रोच है। अब हम लोग इसी एग्जाम्पल को कंस्ट्रक्टर से बनाने का कोशिश करते हैं। जब हम कंस्ट्रक्टर से बनाएंगे इसको, तब हमें इस फील्ड को इस तरह से एक्सप्लिसिटली 1 बाई 1 हमको इनिशियलाइज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जैसा कि एग्जीक्यूट होता है, और जो भी फील्ड है, जो क्लास का फील्ड है, वो इनिशियलाइज हो जाता है एग्जीक्यूट करने के साथ ही। चलिए इस एग्जाम्पल जो प्रोग्राम आप अभी देखे, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट करते हैं और कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम लोग। अभी आप अपने स्क्रीन पे इस एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पे जो भी हम एक्सप्लिसिटली 1 बाई 1 जो हम फील्ड को इनिशियलाइज कर रहे हैं, वो सबको हम कमेंट बना चुके हैं। अब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और यहाँ देखिए हम क्या किए हैं, एम्प्लॉय क्लास के अंदर में एक नया क्लास जैसा कुछ ऐड किए हैं, मेथड जैसा। एक्चुअली ये एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर जो भी होता है वो क्लास के नेम के जैसा कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, ठीक है। तो ये मेथड जैसा है, जैसे ये मेथड है, लेकिन इस मेथड में देखिए रिटर्न टाइप है, और कंस्ट्रक्टर में कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, और ना ही वॉइड आप दे सकते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, मेथड रिटर्न करता है। तो मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंसेस ये आप जानना चाहिएगा। तो सबसे पहला डिफरेंस होता है कि मेथड जो होता है वो उसका रिटर्न टाइप होता है, वो वैल्यू रिटर्न कर सकता है अपने बॉडी से, लेकिन कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, और ना ही वो अंदर अपने बॉडी से कुछ रिटर्न करता है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअल में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर में कोई भी इसका अपना पैरामीटर लिस्ट नहीं है, इसलिए ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ। और जब भी हम मेन में इसका ऑब्जेक्ट यहाँ बना रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा। जैसे एम्प्लॉय ई इक्वल्स न्यू एम्प्लॉय किए, एम्प्लॉय, और इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, इसका मतलब ये वाला पार्ट इसका एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ई डॉट सेंड मेल किए हैं, यानी इस एम्प्लॉय का जो सेंड मेल मेथड है वो एग्जीक्यूट करेगा। यानी अभी जब हम रन कराएंगे तो सबसे पहले लिखेगा इनसाइड कंस्ट्रक्टर और फिर लिखेगा मेल सेंड, और ये वैल्यू सब इनिशियलाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये जो फील्ड हम बनाए हैं इसमें इनिशियलाइज हो जाएगा। चलिए हम लोग रन कराते हैं। इस डेमो में मेरा मेन मेथड है, इसलिए इसको हम लोग रन करते हैं, और आप आंसर में देखिएगा इनसाइड कंस्ट्रक्टर आ रहा है, यानी इस लाइन, ये लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, और ये वैल्यू ऑटोमेटिकली फील्ड इनिशियलाइज हो जा रहा होगा। और ये लास्ट वाला जो मेथड का जो लॉजिक है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, मेल सेंड। किसी क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। जैसे इस क्लास में एक ही कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे मान लीजिए ये कंस्ट्रक्टर मेरे पास नहीं है, तो जब कंस्ट्रक्टर नहीं रहता है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है। इस सिचुएशन में जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बनाता है, और हम जब इसको एक्सेस कर रहे हैं तो ये रन करेगा, ना कि एरर आएगा। एरर इस सिचुएशन में नहीं आएगा आपका, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जैसा कि हम बता चुके हैं, और इसमें कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो जब कंस्ट्रक्टर कोई भी नहीं रहता है, यानी कोई कंस्ट्रक्टर यदि क्लास में नहीं है, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है, और इसी कारण हम लोग एरर नहीं देखते हैं जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसा, ठीक है। किसी भी क्लास में हम लोग एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाए थे, ये एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर, इसके साथ ही हम लोग और कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। जैसे देखिए पब्लिक एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर, जब भी हम लोग दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो ध्यान रखिए उसके अंदर में कुछ आर्गुमेंट लिस्ट है, उसके अंदर जो पैरामीटर लिस्ट है वो डिफर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 2 बार बना लिए, जैसे ये इनवैलिड होगा, क्योंकि ये
ये कंस्ट्रक्टर और ये कंस्ट्रक्टर डिटो मैच कर रहा है। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस होना चाहिए। जैसे हम लोग मेन से कुछ वैल्यू पास कर सकते हैं फील्ड का, तो यहाँ पे चलिए हम लोग एम्प्लॉय आईडी जैसे मेरा मेन से आएगा। इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए, इसको हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे एक वैल्यू आएगा जैसे इंट टाइप का है, EMP ID कर देते हैं, EMP नंबर स्मॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं EMP नंबर, जो इसका फील्ड है ये वाला, इस EMP नंबर देखिए यहाँ पे कैपिटल है, ये इसमें हम क्या डाल रहे हैं, EMP नंबर स्मॉल, जो मेरे पैरामीटर से आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ये दूसरा कोई कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर में एक पैरामीटर मेरा है। अब इस कंस्ट्रक्टर को हमको मेन से कॉल करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, सेम लिखना पड़ेगा। जैसे एम्प्लॉय ई तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ई ऑलरेडी लिख सकते हैं, चलिए E1 कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग वैल्यू पास करेंगे। जैसे मान लीजिए हम पास कर देना है यहाँ पे 2453। अब क्या होगा, ये 2453 यहाँ पे इस EMP नंबर में इनिशियलाइज हो जाएगा। हम इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं, जैसे इसको इनिशियलाइज हो रहा है कि नहीं ये देखने के लिए हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं, इनिशियलाइज्ड वैल्यू इज, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं EMP नंबर को देख लेते हैं, EMPNO, ठीक है। अब जब हम इस क्लास को रन करेंगे तो मेरा दोनों, ध्यान रहे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है, यानी क्या आउटपुट आएगा, इनसाइड कंस्ट्रक्टर, और ये सब वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा। और जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, यानी जब ही इसका ऑब्जेक्ट, ध्यान रहे ऑब्जेक्ट बनते ही ये एग्जीक्यूट कर जा रहा है, उस सिचुएशन में क्या आएगा, इनसाइड कंस्ट्रक्टर, इनसाइड अनदर कंस्ट्रक्टर, और फिर ये वैल्यू इनिशियलाइज होगा और फिर ये स्क्रीन पे आपका आउटपुट ये दोनों लाइन आएगा। चलिए हम लोग डेमो को रन कराते हैं और आप देख सकते हैं इनसाइड कंस्ट्रक्टर जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर में लिखा हुआ है, ये मैसेज वो आया। और उसके बाद जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर है इनसाइड अनदर कंस्ट्रक्टर, और देखिए ये जो वैल्यू हम लोग मेन से जो पास कर रहे थे, इनिशियलाइज्ड वैल्यू इज दिस, और मेल सेंट, ये मेल सेंट कहाँ से आ रहा है, तो मेथड से आ रहा है, जो मेथड मेरा यहाँ पे है। ये इस मेथड को भी कॉल किया जा रहा है, ध्यान रहिए। तो मेथड और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंसेस है आप देख लिए। मेथड जो भी होता है वो उसका रिटर्न टाइप होता है, वो वैल्यू रिटर्न कर सकता है, और कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। कंस्ट्रक्टर का यूज हम लोग मेनली फील्ड्स को इनिशियलाइज करने में करते हैं। फील्ड्स क्या है, तो किसी भी क्लास का ये सब प्रॉपर्टीज का ये सब फील्ड्स है, इसको इनिशियलाइज करने के लिए ही मेनली हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। एक चीज़ और हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, जैसे कि हम बोल रहे थे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये है क्योंकि इसके अंदर कोई भी इसका पैरामीटर नहीं है, इसलिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ। हम ये बोले थे कि जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं बनाते हैं, इसका मतलब हम ये दो कंस्ट्रक्टर मेरा है, ये दोनों यदि हम नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है, ये ट्रू है। जैसे मान लीजिए हम ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, केवल ये कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ये कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो है नहीं। अब जब हम इस फाइल को रन करेंगे, इस प्रोग्राम को मेन को रन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए रन करने से पहले ही हमको एरर मिल रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा रहा है, और हम लोग कंस्ट्रक्टर तो बनाए हैं लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए हैं। यानी आप जब भी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, तो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब आप यहाँ पे कॉल करते हैं तो उसको वो सर्च करेगा। यानी ये जब भी आप कंस्ट्रक्टर, एक भी कंस्ट्रक्टर आप बना दिए तो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप नहीं बनाएगा, और इसी कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आएगा। यानी आप जब भी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसका बना दीजिए। यदि आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोई भी यूज नहीं है, आप इसको इसके अंदर बॉडी पार्ट इरेज कर दीजिए, या फिर यहाँ से आप इसको कॉल मत कीजिए, ठीक है। ये हमेशा आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जब भी आप कंस्ट्रक्टर कोई बना देते हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कंपाइलर जनरेट आपके लिए नहीं करेगा। एक और चीज़, जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस पैरामीटर में जो एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ मेन से जो हम लोग इसको पास कर रहे हैं, इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, यूजर से इसको मांग सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंट दे दिए, EMP नंबर यहाँ पे कर दिए इक्वल्स 2453 कर दिए, और इस EMP नंबर को हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। ऐसे भी आप जा सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। एक और चीज़ कंस्ट्रक्टर में जानना जरूरी है, दिस का यूज़ कैसे हम कंस्ट्रक्टर में करते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और दिस का यूज़ करते हुए इसको बनाते हैं। जैसे आप अपने स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, EMP नंबर और सैलरी को इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसी तरह एक दूसरा कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर एक पैरामीटर है, इसमें भी वही काम हो रहा है, EMP नंबर और सैलरी इनिशियलाइज हो रहा है। एक यहाँ और कंस्ट्रक्टर है, यानी टोटल 3 कंस्ट्रक्टर है और तीनों में सेम ही काम हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोग
एक तरह का कोड बार बार लिख रहे हैं, यानी ये रिपीटेशन का काम बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग दिस का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं दिस का, ये देखिए, हम इसको कमेंट कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं, यानी 2453, 36,000। और इसी तरह हम लोग यहाँ भी करेंगे। और ध्यान रखिए, ये जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं ये नीचे नहीं होना चाहिए, सबसे पहला लाइन इसका होना चाहिए। ये हमेशा ट्रू है, ये पहला लाइन नहीं कीजिएगा तो एरर आएगा। इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी चीज़ को लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग EMP नंबर है मेरा, ये रेफरेंस है इसका, और फिर यहाँ भी वही चीज़ कर दे रहे हैं। यहाँ पे EMP नंबर है और यहाँ पे सेल है SAL, ये पैरामीटर से आ रहा है मेरा EMP नंबर और SAL, इसलिए हम उस चीज़ को यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग दिस का यूज़ करते हुए भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और मेरा कोड बार बार जो है वो रिपीट नहीं करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप, तीनों कंस्ट्रक्टर में हम दिस किए हैं और दो वैल्यू यहाँ पास हो रहा है। पहला वैल्यू जो होगा EMP नंबर का, दूसरा सैलरी का। उसी तरह इस कंस्ट्रक्टर में भी और इस कंस्ट्रक्टर में भी वैसा ही हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद है आप कंस्ट्रक्टर समझ चुके होंगे। थैंक यू।